आप सभी को मुझे बताना है कि जारवा जनजाति, सैम्पेस जनजाति, निकोबारी जनजाति ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पाई जाती है। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम हो जाएगा अंडमान निकोबार या चंडीगढ़। तो इस सवाल का जवाब आपको मुझे बताना है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा। देखिएगा, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वहां पर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जितना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है दिल से, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, इंडियन एयरफोर्स से स्टार्ट करते हैं। और ये सवाल सच में एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिएगा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में उप प्रमुख के तौर पर किसको चुना गया है। क्या मैंने दोबारा बोला? एयर मार्शल जो बने हैं अभी वो किन को बनाया गया है? तो देखिएगा, उनका नाम है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। जिस नाम के अंदर राम चौधरी आ जाए, भला मैं उस सवाल को कैसे छोड़ सकता हूं। ये सवाल बड़ा ही अच्छा है। तो देखिएगा, इंडियन एयरफोर्स में उप प्रमुख के तौर पर इनको चुना गया है। ये इनका नाम है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अब देखिएगा, जो प्रमुख हैं वो तो सभी को पता होगा, आर.के. भदौरिया साहब है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के दिवस के रूप में कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब भी मैं आपसे पूछा करूं तो आपके दिमाग में हलचल होनी चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को पूरे अच्छी तरीके से रिवीजन के साथ में रखा जाता है। देखिएगा कि तो इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बताओ? 8 अक्टूबर, क्योंकि ये 8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। तो याद रखना, आर.के. भदौरिया साहब ये प्रमुख हो जाएंगे, उप प्रमुख हो जाएंगे एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इस सवाल को आपको नहीं भूलना है। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ नियुक्तियां बता देता हूं जो मैंने सिलेक्ट की हुई हैं, 8 से 10 हैं। इनको आपको याद कर लेना है। इनमें से किसी भी नियुक्ति में जो नई नियुक्ति हुई है नवीनतम, उनमें किसी भी व्यक्ति के नाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यदि आप रियली में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि सुशील चंद्रा कौन है। आपके दिमाग में जवाब आया या नहीं मुझे तो नहीं पता, बट याद रखना, सुशील चंद्रा ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है ये? मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर आपसे पूछा जाए एस रमन, देखिएगा जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने यहाँ पर आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एस रमन जो है वो कौन है? आपके दिमाग में कुछ आया? देखिएगा, वो सिडबी के अध्यक्ष हैं। कौन है? सिडबी के अध्यक्ष हैं। ये वही सिडबी है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है। लखनऊ यानी बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, अंडरस्टैंड, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और याद रखना, सिडबी का जो स्थापना हुआ था ये 1990 के अंदर हुआ था। तो दो व्यक्ति अभी मैंने डिस्कस किए थे, सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे, एस रमन जो हैं ये आपके कौन हो जाएंगे? सिडबी के हेड हो जाएंगे 1990 लखनऊ के अंदर। इज दैट क्लियर? एन.वी. रमन्ना ये कौन है? हमारे देश के बड़े ही अच्छे इंसान है एन.वी. रमन्ना। तो आप सभी को पता होना चाहिए, एस रमन तो सिडबी के हेड हो जाएंगे 1990 लखनऊ, लेकिन एन.वी. रमन्ना जो हैं वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 48 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अंडरस्टैंड? और याद रखना, जो अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, वो 49 नंबर की हैं। उनसे एक कम हो जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सुबोध कुमार जायसवाल, ये मैंने खूब बताया था, ये सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं और ये एनएसजी में भी रह चुके हैं, रॉ में भी रह चुके हैं और ये महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी भी रह चुके हैं। तो इतनी सारी चीजें ये सुबोध कुमार जायसवाल साहब सीबीआई के अभी जो है नए नवीनतम इनकी नियुक्ति हुई है डायरेक्टर के तौर पर। अब बात करते हैं एंडी जेसी। कौन है? देखो, एंडी जेसी कौन है? अमेज़न के नए सीईओ बने हैं एंडी जेसी। और याद रखना, एंडी जेसी से पहले जेफ बेजोस अमेज़न के सीईओ थे। याद रखना, ये वही जेफ बेजोस हैं जिनकी बीवी ने इनसे तलाक ले लिया था। क्या आपको पता है नागोजी ओंकाजा-इवेला? दोबारा सुनो, नागोजी ओंकाजा-इवेला, दोबारा सुनो, नागोजी ओंकाजा-इवेला ये कौन है? आप सभी को पता होना चाहिए। ये डब्ल्यूटीओ की पहली महिला बनी है, डब्ल्यूटीओ की जो पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है। लेकिन डब्ल्यूएचओ के जो कार्यकारी, आपको सभी को पता होगा,
कि WHO की कार्यकारी बॉडी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब थे इंडिया से, लेकिन अब नए हो गए हैं। उनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर पैट्रिक। उनका नाम क्या हो गया है? डॉक्टर पैट्रिक साहब जो हैं ये WHO की जो इनसे पहले कार्यकारी बॉडी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उनकी जगह पर अब डॉक्टर पैट्रिक आ चुके हैं। रमेश पवार कौन है? तो याद रखना, रमेश पवार वो व्यक्ति हैं जो महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। कौन है वो? रमेश पवार साहब महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा वो कौन है, आपको पता है क्या? वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष बने हुए हैं अरुण मिश्रा साहब। तो इन सभी सवालों को आप सभी को 101% आप सभी को याद होना चाहिए कि नेशनल ह्यूमन राइट्स NHRC के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अरुण मिश्रा साहब। इज दैट क्लियर? कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। एस रमन कौन थे, याद है आपको? सिडबी 1990 लखनऊ के जो है वो अध्यक्ष बने हुए हैं। अगर मैंने पूछा कि जो है NV रमन्ना साहब कौन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 48 नंबर के एंड 49 नंबर की आपको पता होगा अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। इज दैट क्लियर? आपसे एक सवाल पूछता हूं इजराइल के बारे में। इजराइल में एक नई जो है घटना हुई है उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिएगा, इजराइल के अंदर आप सभी को पता होगा जो उनकी विपक्षी राजनीतिक पार्टी थी उन्होंने अब गठबंधन कर लिया है। तो गठबंधन होने के बाद में अब वहां के जो नए प्रधानमंत्री होंगे उनका नाम क्या है? उनका नाम है नेफ्ताली। क्या नाम उनका? नेफ्ताली बेनेट। याद रखना क्या हो जाएगा? नेफ्ताली बेनेट। ये सोच रहा नाम ही ऐसे होते हैं यार, इनको याद करने में बड़ा टेंशन होता है। एक तो बेंजामिन नेतन्याहू वो जैसे तैसे याद किया था, अब ये नेफ्ताली आ गए साहब, तो इनका भी आपको नाम याद रखना है। तो इन सभी चीजों को धीरे धीरे आप रिवाइज करते रहा करें तो वो चीजें याद हो जाएंगी। बेनेट, अब ये जो नेफ्ताली बेनेट है आपको मैं बता दूं वहां की जो विपक्षी राजनीतिक दल थे, जो पार्टियां थी वो 2 पार्टियां थी, ठीक है। जबकि ये जो नेतन्याहू जो अभी प्रेजेंट में है वो उनकी जो पार्टी है वो काफी बड़ी पार्टी है, अच्छे खासे उनके सांसद हैं, लेकिन उनके विपक्ष में 2 पार्टी हैं। अब उन दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर लिया। अब उन दोनों पार्टियों में भी एक राय बनी कि यार देखो हमारा भी प्रधानमंत्री होना चाहिए, दूसरी पार्टी ने बोला हमारा भी होना चाहिए। तो अब एक पार्टी ने बोला कि 2023 तक नेफ्ताली हो जाएंगे, तो 2023 के बाद में मेरे जो हमारी पार्टी के सदस्य हैं उनको जो है हम प्रधानमंत्री बना देंगे। तो याद रखना 2 पार्टियों का गठबंधन, उनके दोनों ही अलग अलग प्रधानमंत्री हैं। एक पार्टी ने बोला कि 2023 तक हम हो जाएंगे, दूसरी ने बोला कि 2023 के बाद हम राज करेंगे इजराइल के। सवाल होगा कि सर 2023 के बाद पीएम कौन बनेंगे? उनका नाम है येर लेपिड। क्या है उनका नाम? येर लेपिड। इस सवाल को अच्छे से याद रखना, नेफ्ताली अभी बनेंगे। अब मैं देखिएगा इजराइल के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं। जैसे कि आपको पता होगा इजराइल यहूदियों का देश है और इजराइल को भी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इजराइल में अभी आपको पता होगा वहां पर जो है काफ़ी बड़ी जो है अटैक हुआ था, हमास के द्वारा इजराइल पर अटैक किया गया था। अब एक सवाल होता है कि हमास और इजराइल के बीच में जो समझौता कराया था, ये युद्ध विराम कराया था, वो किस देश ने करवाया था? तो वो मिस्र देश ने करवाया था। किसने करवाया था? मिस्र देश ने करवाया था, ठीक है। आपको पता होगा कि इजराइल ने इंडिया को हेरोन ड्रोन दिया था। क्या नाम था उसका? हेरोन ड्रोन जो दिया था वो इजराइल ने भारत को दिया था। ये क्या करेगा? ये ड्रोन जो है वो भारत और चीन की जो सीमा है मैकमोहन रेखा उसके ऊपर निगरानी करने का ये काम करेगा। इसके साथ में एक और फैक्ट याद रखना, जो बराक 8 जो मिसाइल बनाई थी वो भारत और इजराइल ने मिलकर के ही बराक 8 मिसाइल को जो है बनाया था, ठीक है। कि माइक्रो इरिगेशन जो सिस्टम है वो भी इजराइल ने भारत को दिया है, यानी कि इसे बोलते हैं फुब्बारा पद्धति। आप सभी को पता होगा कि जब प्रधानमंत्री गए थे तो उस टाइम पर हमारी इंडिया मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ये जो इरिगेशन सिस्टम जो है इसको बढ़ा चढ़ा करके बताया था। तो उस टाइम पर हमको नहीं पता था कि हम जो है कुछ समय के बाद में इस क्वेश्चंस को जो है हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा लगा था हमको भी कि जो वहाँ का इरिगेशन सिस्टम है ये इजराइल ने भारत को दिया है, ठीक है। तो हेरोन ड्रोन दिया था और इसके साथ में बराक 8 इन दोनों ने मिलकर के हमारे देश और इजराइल ने मिलकर के बनाया था। और इसके बाद में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम ये इजराइल ने भारत के लिए दिया है, यानी कि जो भी सूखे इलाके होते हैं जिनमें पानी की कमी होती है वहाँ पर ये इरिगेशन के माध्यम से आप फसल को जो है वो उगा सकते हैं। कि अभी हाल ही में किस देश के एक समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स यानी मुख्य पत्र के द्वारा सरकार की ग्लोबल टाइम्स ने ये खबर छापी है और उन्होंने अमेरिका को धमकी दी है, वो भी किसकी? परमाणु बम की। तो अभी आपको मुझे बताना है कि किस देश के ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर ने अमेरिका को धमकी दी है कि भाई ऐसा करो, तुम ज्यादा बोलोगे तो हम तुमको परमाणु बम से उड़ा देंगे। तो
तो अब देखिएगा वो जो देश है वो देश है जिसकी राजधानी है बीजिंग। तो याद रखना वो देश है चीन। चीन ने अमेरिका को परमाणु बम की धमकी दी है। ये एक नई लेटेस्ट खबर है। अब देखिएगा आप सभी को पता होगा कि ऐसा सब क्यों हुआ, क्योंकि अब चीन जो है बड़ा ही परेशान है। क्योंकि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब, उन्होंने ये स्पेशली बोला है कि विद इन 90 डेज यानी 90 दिन के अंदर कोरोना की उत्पत्ति किस देश से किस शहर से हुई थी इसका पता लगाया जाए। तो ये जो इंटरनेशनल दबाव जो आ रहा है वो चीन के ऊपर आ रहा है, क्योंकि हर देश चीन को अब शक की निगाह से देख रहा है। तो इसलिए अब उसने अमेरिका को डराने के लिए ऐसा बोल दिया। लेकिन रियलिटी यह है कि चीन खुद डरा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं था। आप सभी को पता होगा कि परमाणु बम का इस्तेमाल सबसे पहले तो अमेरिका ने किया था जापान के ऊपर, और जापान वही जिसकी संसद का नाम डाइट जो हम रेगुलर पढ़ते हैं। देखिएगा मैं आपको थोड़े फैक्ट बता देता हूं। परमाणु बम यूएसए ने, आप सभी को पता होगा, जापान में 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर गिराया था, और उस बम का नाम था लिटिल बॉय। और उसके बाद ही जस्ट 9 अगस्त 1945 के अंदर नागासाकी जगह है जापान के अंदर, उस पर फैट बॉम्ब नामक एक परमाणु बम गिराया गया था। आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो घटना हुई थी वो इतना ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला था कि जब ये परमाणु बम जापान के ऊपर गिरा था, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर, तो वहां पर इमीडिएटली 2 लाख से ज्यादा लोग बिल्कुल मौत हो गई थी उनकी, वो खत्म हो गए थे। और ऐसा ही नहीं, सिर्फ मरने के बावजूद भी आज भी ऐसे वहां पर देखने को कई सारे बच्चे जो जन्म लेते हैं वो अपांज होते हैं या फिर वो विकलांग होते हैं। तो ये सब परेशानियां, परमाणु बम 1945 में गिरा था, लेकिन आज भी वहां पर जो बच्चे होते हैं पैदा वो भी विकलांग होते हैं। सभी नहीं, लेकिन उसके जो परमाणु बम के भी रेडिएशन के भी अभी भी जो है वो कुछ इफेक्ट पब्लिक के अंदर देखे जाते हैं। तो पता होगा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग के छात्रों को यानी कि लड़कियों को वहां पर आरक्षण देने की घोषणा कर दी है कि यदि लड़कियां इंजीनियरिंग करेंगी या फिर वो डॉक्टरी करेंगी तो उनको कितने परसेंटेज आरक्षण दिया जाएगा, ताकि वो इस फील्ड के अंदर अपनी रुचि को और बढ़ा सकें, ताकि जब वो लड़कियों को आरक्षण मिलेगा तो वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगी, इंजीनियर बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी, क्योंकि उनको और ज्यादा इस फील्ड के अंदर रुचि प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने ऐसा किया है। तो मेरा सवाल यह है कि कितने परसेंटेज आरक्षण उनको दिया जाएगा। आरक्षण क्या वो 22 है, 33 है या 44 है? आप सभी को पता होना चाहिए। बिहार सरकार ने यानी कि सीएम साहब ने वहां पर 33% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। सर ऐसा क्यों? अब देखिएगा, बिहार के जो सीएम हैं आप सभी को पता होगा वो नीतीश कुमार हैं, वहां के जो गवर्नर हैं वो फागू चौहान है, वहां का जो नेशनल पार्क है बिहार का वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। क्या है बताओ? वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ का है? ये आपके बिहार का है। आपको पता होगा बिहार की शाही लीची को जीआई टैग मिला है, ये बिहार की है शाही लीची। और याद रखना जीआई टैग जो इसका समय काल होता है किसी भी चीज को वो 10 साल का होता है, यानी जीआई टैग को जो किसी भी चीज को मिलता है ना वो सिर्फ 10 साल के लिए मिलता है। अगर बात करते हैं कि ग्राम उजाला योजना जो स्टार्ट हुई थी ये भी बिहार के अंदर हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि ग्राम वासियों को एलईडी बल्ब बांटे गए थे, ताकि रोशनी जो लाइट है जो खर्च हो रही है ज्यादा से ज्यादा उसको कम किया जा सके एलईडी बल्ब के माध्यम से। ठीक है। और एक और आपको पता होगा प्यार का पौधा नामक ये योजना स्टार्ट की थी, ये भी बिहार ने किया था। तो प्यार का पौधा हो, ग्राम उजाला योजना हो या फिर वहाँ की जो लीची है ये भी आप सभी को पता होगा, ये बिहार की लीची को भी एक जीआई टैग मिला है। इसलिए जाके भारत का पहला जीआई टैग मिला था वो किसको मिला था? तो वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसको मिला था? वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। और शाही जो लीची है ये बिहार की है जिसको अब जीआई टैग मिल चुका है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आलोक कुमार किस राज्य के मुख्य सचिव बन गए, आपको पता होना चाहिए वो राज्य है जिसकी राजधानी है अगरतला, यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के नए सचिव, मुख्य सचिव बन गए। कौन है वो? आलोक कुमार। याद रखना, मुख्य सचिव ऐसे वैसे पर्सन नहीं होते। देखो किसी भी पर्सनालिटी जब जिसके बारे में आपको नहीं पता कि मुख्य सचिव कौन होता है तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ो। देखो मुख्य सचिव क्या होता है, यानी कि एक राज्य के अंदर जितने भी डीएम होते हैं ना उनके अंदर जो बेस्ट डीएम होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनको वहां पर मुख्य सचिव के तौर पर उनको जो है वो लिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि मुख्य सचिव कितनी बड़े हस्ती होंगे, कितने बड़े अच्छे दिमाग रखते होंगे। तो आलोक कुमार साहब जो है त्रिपुरा यानी उसकी जो राजधानी हुआ अगरतला, विप्लव देव यहाँ के जो सीएम है और रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। इन सभी चीजों को आप याद रखना। आप सभी को क्या पता है कि पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ का है?
तो ये है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश की सिर्फ दो चीजें आप याद रखना, एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला 100% ये हिमाचल प्रदेश है, ई कैबिनेट जो है लागू किया है ये भी हिमाचल प्रदेश है। इज दैट क्लियर? तो हिमाचल प्रदेश के बारे में सब चीजें आपको याद होना चाहिए। स्नो लेपर्ड, इसे कौन भूल सकता है। अभी आपको बताना है कि आरबीआई के नवीनतम जो डिप्टी गवर्नर बने हैं उनका नाम क्या है। तो याद रखना उनका नाम है टी रमेश शंकर। क्या नाम है उनका? टी रमेश शंकर। अब आरबीआई के बारे में बताता हूं। आरबीआई का जो लोगो है उस लोगो में कौन सा पेड़ है? तो वो ताड़ का पेड़ है। जो उसमें फोटो है ना आरबीआई के, तो वो ताड़ के पेड़ की है। आपको पता होगा भारत की पहली बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका सबसे पहले नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 को, और यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था। 1934 का एक्ट आया था, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और 25वें नंबर के जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो है शक्तिकांत दास, और 24वें नंबर के जो गवर्नर थे यानी कि शक्तिकांत दास से पहले वो थे उर्जित आर पटेल। इज दैट क्लियर? आई होप आज की वीडियो को बस यही खत्म कर देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को पूरा देखना है और लाइक करके अपनी सपोर्ट को जो है बरकरार रखना है। चलिएगा दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।